वेलकम टू स्टडी क्लासेस। इंटरमीडिएट फिजिक्स के अंतर्गत हम लोग आज चर्चा करेंगे इंटरफ्रेंस यानी व्यतिकरण। आपका चैप्टर नंबर 10 है ये, जिसमें तरंग प्रकाशिकी यानी 10वां अध्याय जो है तरंग प्रकाशिकी, उसके अंतर्गत हम लोग हाइगन्स का तरंग सिद्धांत पढ़ चुके हैं। तरंग सिद्धांत के आधार पर परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या पढ़ चुके हैं। आज हमको पढ़ना है दो तरंगों का व्यतिकरण। व्यतिकरण क्या है? जब किसी माध्यम में समान आवृत्ति की दो तरंगें एक साथ एक ही दिशा में संचरित होती हैं तो उनके अध्यारोपण से माने सुपरपोजिशन से माध्यम में सभी बिंदुओं पर या जो माध्यम के बिंदु हैं उन बिंदुओं में कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता अधिकतम और कुछ बिंदुओं पर तीव्रता न्यूनतम हो जाती है। यानी जो माध्यम के बिंदु हैं उन बिंदुओं पर कुछ बिंदुओं पर तीव्रता योग से अधिक और कुछ बिंदुओं पर तीव्रता योग से, जो तीव्रताओं का योग है वो अलग अलग हो जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि परिणामी तीव्रता उनके योग से भिन्न होती है। कुछ बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम होती है, कुछ बिंदुओं पर तीव्रता न्यूनतम होती है। इस तरीके से जिन बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम होती है वहां पर होने वाले व्यतिकरण को समकोशी व्यतिकरण यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। और जहां पर तीव्रता न्यूनतम होती है वहां होने वाले व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। मतलब ये हुआ कि दो तरंगों के समान आवृत्ति की दो तरंगों के एक साथ चलने से माध्यम में जो पुनर्वितरण होता है, तीव्रता का पुनर्वितरण, ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है, इसी को हम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट यानी व्यतिकरण कहते हैं। अब व्यतिकरण जब होता है तो परिणामी तीव्रता का व्यंजक क्या होगा? यदि दो तरंगे हैं, दोनों की आवृत्ति n है और उनके आयाम क्रमशः a1 और a2 हैं और वो सरल आवर्तगामी तरंगे हैं, x अक्ष की धन दिशा में संचरित हो रही हैं, किसी बिंदु पर, माध्यम के किसी बिंदु पर उनके बीच कलांतर फाई है, तो बिंदु t समय t पर उनका विस्थापन क्रमशः y1 और y2 अगर है तो y1 बराबर आप पढ़ चुके हैं a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, सरल आवर्तगामी तरंग का समीकरण। क्योंकि पहली तरंग है इसलिए a1 लिख देते हैं और ये आपका समीकरण a2, और y2 बराबर a2 sin ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस फाई, क्योंकि बताया गया कि कलांतर फाई है। अध्यारोपण के सिद्धांत से परिणामी तरंग का विस्थापन y बराबर y1 प्लस y2। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स ये बताता है कि जब दो तरंगें एक साथ अध्यारोपित होती हैं तो उनके अध्यारोपण से माध्यम में जो नई तरंग का विकास होता है उसका परिणामी विस्थापन उन दोनों तरंगों के विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। तो y बराबर y1 प्लस y2 मान रख दीजिए a1 sin ओमेगा t माइनस के एक्स, a2 sin ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस फाई, a1 sin ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस a2, इसको sin a प्लस b के फार्मूले से खोल दें अगर तो sin ओमेगा t माइनस के एक्स cos फाई प्लस cos ओमेगा t माइनस के एक्स sin फाई, और ब्रैकेट खोलेंगे a1 sin ओमेगा t माइनस के एक्स, a2 sin ओमेगा t माइनस के एक्स cos फाई और प्लस a2 sin फाई cos ओमेगा t माइनस के एक्स। ये a1 प्लस a2 cos फाई हो जाएगा। अगर हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से हम sin ओमेगा t माइनस के एक्स कॉमन ले लें, क्या
क्या हो जाएगा y बराबर a1 प्लस a2 cos फाई और sin ओमेगा t माइनस kx प्लस a2 sin फाई cos ओमेगा t माइनस kx कितना होगा। अब अगर हम इतने को यानी a1 प्लस a2 cos फाई बराबर r cos थीटा और a2 sin फाई बराबर r sin, ये हम मान ले अगर ये आपका 3 हो गया और ये 4, तो y बराबर क्या होगा r sin ओमेगा t माइनस के cos थीटा प्लस r sin थीटा cos ओमेगा t माइनस के x और r कॉमन ले लें तो sin ओमेगा t माइनस के x cos थीटा प्लस cos ओमेगा t माइनस के x sin। अब इसको क्या लिख सकते हैं sin ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस थीटा, ये परिणामी तरंग का समीकरण, यानी क्या मतलब हुआ ये समीकरण इसी के अनुरूप है, यानी परिणामी तरंग भी अर्थात परिणामी तरंग भी सरल आवर्त गति में कंपन करेगी जिसका आयाम क्या होगा r, यही आयाम कहलाता है, एम्पलीट्यूड आयाम r। अब हम r का सूत्र अगर निकालना चाहते हैं तो 3 और 4 को वर्ग करके जोड़ दें तो हमको r मिल जाएगा, 3 तथा 4 को वर्ग करके जोड़ें, चार को वर्ग करके क्या मिलेगा r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और इसका वर्ग करेंगे क्या आएगा a1 स्क्वायर 2a1 a2 cos फाई प्लस a2 स्क्वायर cos स्क्वायर और प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। तो हम cos स्क्वायर फाई और साइन स्क्वायर फाई यानी a2 स्क्वायर कॉमन ले लें अगर तो हमारे पास हो जाएगा, ये हो गया r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई एंड प्लस 2a1 a2 cos फाई, ये हो गया r स्क्वायर और ये हो गया a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर 2a1 a2 cos फाई। इस तरीके से ये हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिल जाता है, परिणामी आयाम का सूत्र मिल जाता है। तो r बराबर आपको मिला r स्क्वायर मिला a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर 2a1 a2 cos फाई, जबकि फाई क्या है दोनों तरंगों के बीच का अंतर है, तो r क्या होगा a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर 2a1 a2 cos फाई रूट में, ये हमारा परिणामी आयाम है। अब अगर तरंगों की तीव्रताएं I1 I2 हैं तो आप जानते हैं I समानुपाती a स्क्वायर, I1 a1 स्क्वायर हो जाएगा, I2 a2 स्क्वायर हो जाएगा और I r स्क्वायर समानुपाती नियतांक आएगा, तो हम लिख सकते हैं I1 बराबर k1 स्क्वायर I2 k2 स्क्वायर और I बराबर kr स्क्वायर। तो इस तरीके से इस समीकरण को अगर हम देखें तो लिख सकते हैं kr स्क्वायर बराबर
के ए टू स्क्वायर प्लस 2k, तो k को हम अलग अलग लेते हैं, रूट के a1 और रूट के a2, इनको गुणा करेंगे तो k ही होगा। मतलब इस समीकरण में हमने k से दोनों तरफ गुणा कर दिया। तो ये क्या है i, ये क्या है i1, ये i2, और ये क्या है 2i1 i2 रूट में और cos i। मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो परिणामीकरण का आयाम होगा उसका जो सूत्र होगा i बराबर i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट i1 i2 cos फाई, यानी किसी बिंदु पर परिणामी तीव्रता उस बिंदु पर दोनों तरंगों के बीच कलांतर पर भी निर्भर करती है। अब यहाँ बात आती है कि कब i का मान अधिकतम होगा, कब न्यूनतम होगा। तो जब अधिकतम होगा वहां संपोषी व्यतिकरण होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। संपोषी व्यतिकरण, संपोषी व्यतिकरण आई अधिकतम हो। आई कब अधिकतम होगा, जब cos फाई का मान अधिकतम होता है, और cos फाई का अधिकतम मान 1 होता है। वैसे जब हम मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं तो cos फाई का जो मान है वो -1 से 1 के बीच होता है। तो यहाँ पर हम यही लिख सकते हैं कि i के मैक्सिमम मान के लिए क्या होगा, cos फाई बराबर 1 कब होता है, जब cos 0 या cos 2 पाई, cos 2 पाई, cos 4 पाई, फाई क्या होना चाहिए 0, 2 पाई, 4 पाई m से, यानी फाई बराबर 2m फाई, जबकि m क्या है 0, 1, 2 m से। इस प्रकार से अगर हम ये मान ले लेते हैं तो जो i का मान है वो क्या मिलेगा, i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट i1, cos फाई 1 हो गया। और इसी को हम लिख सकते हैं i मैक्सिमम, यानी अधिकतम तीव्रता। तो अधिकतम तीव्रता क्या होगी, ये लिखा है रूट i1 प्लस रूट i2 का होल स्क्वायर, ये अधिकतम तीव्रता हुई। यहीं पर अगर आप r मैक्सिमम निकालते हैं तो r मैक्सिमम क्या हो जाएगा, इसी फार्मूले से a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1, यानी r मैक्सिमम क्या होगा a1 प्लस a, ये होल स्क्वायर लिखा है a1 प्लस a2 का, इसको हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी जब तीव्रता अधिकतम होती है, जब संपोषी व्यतिकरण होता है तो आयाम भी अधिकतम होता है। आयाम दोनों तरंगों के आयामों के योग के बराबर होता है, और इन बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता रूट i1 प्लस रूट i2 के होल स्क्वायर के बराबर होती है, माने तीव्रता योग से कुछ ज्यादा। यहाँ पर होने वाला व्यतिकरण संपोषी व्यतिकरण कहलाता है। संपोषी व्यतिकरण के लिए दोनों तरंगों के बीच कलांतर पाई का 0 अथवा समगुणक होना चाहिए, माने 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई एंड सो। तो ये बात हुई संपोषी व्यतिकरण। यहीं पर अगर हम विनाशी व्यतिकरण की बात करें तो विनाशी व्यतिकरण यानी तीव्रता के मिनिमम मान के लिए क्या हो जाएगा, cos फाई का न्यूनतम मान होना चाहिए, और न्यूनतम मान -1 होगा। -1 कब होगा, cos फाई 3 पाई एंड सो ऑन, यानी फाई क्या होगा पाई, 3 पाई, 5 पाई एंड सो। और इसी को लिख सकते हैं 2m-1 पाई, जबकि m क्या है वही 0, 1, 2 एंड सो। अब अगर हम फाई का ये मान रखते हैं तो यहाँ पर cos फाई -1 हो जाएगा, और तब ये i मिनिमम होगा। मिनिमम होगा तो क्या हो जाएगा, ये रूट में डिफरेंस ही आएगा, रूट i1 डिफरेंस रूट i2। बताया गया कि तीव्रता योग से कुछ कम होती है, कुछ बिंदुओं पर तीव्रता योग से ज्यादा होती है, वहाँ संपोषी व्यतिकरण, कुछ बिंदुओं पर तीव्रता योग से कुछ कम होती है, वहाँ होने वाले व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। और इन बिंदुओं पर आयाम क्या हो जाएगा,
उसी तरीके से जब आप यहाँ माइनस रखेंगे तो ये -1 आएगा, यानी माइनस हो गया, यानी ये डिफरेंस है। तो इस प्रकार से जिन बिंदुओं पर तीव्रता न्यूनतम होती है वहां पर आयाम भी न्यूनतम होता है और दोनों तरंगों के आयामों के अंतर के बराबर होता है। ये बात हुई डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, यानी विनाशी व्यतिकरण की। इन बिंदुओं के लिए जो कलांतर है, जो फेज डिफरेंस है, वो पाई, 3 पाई, 5 पाई, यानी पाई का विषम गुणक होना चाहिए। हम ये कह सकते हैं कि जिन बिंदुओं पर कलांतर समगुणक होगा, यानी समपोषी व्यतिकरण होगा, तो समपोषी व्यतिकरण के लिए जो कलांतर है वो पाई का समगुणक होना चाहिए, या जो पथांतर है वो 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 5, 4 लैम्डा एंड सो ऑन। आप पढ़ चुके हैं पथांतर और कलांतर में संबंध, प्रगामी तरंग आपने पढ़ा है, वहाँ आपको कलांतर और पथांतर में संबंध पढ़ाए गए हैं। इसी प्रकार से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी विनाशी व्यतिकरण के लिए λ/2, 3 λ/2 यानी λ/2 का विषम गुणक होगा पथांतर, और समपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर λ/2 का समगुणक होगा। तो ये बात हुई परिणामी तरंग की तीव्रता की। परिणामी तरंग की तीव्रता क्या होगी? कला संबद्ध स्रोत एक होता है। कला संबद्ध स्रोत क्या है? अगर व्यतिकरण की आवश्यकता है, माने हम व्यतिकरण कराना चाहते हैं, तो उसके लिए कला संबद्ध स्रोत होने चाहिए। कला संबद्ध स्रोत बनाने के लिए हम क्या करते हैं? एक पर्दा लेते हैं, इसके सामने एक छिद्र करते हैं और सामने दूसरा पर्दा लेते हैं, और उसमें 2 छिद्र इससे समान दूरी पर करते हैं। यहाँ पर एक सोर्स रखते हैं और ये S1 और S2 का कार्य करता है, यानी इससे जो सेकेंडरी वेव्स निकलेंगी, द्वितीयक तरंग इकाएं निकलेंगी, वो इनसे टकराएंगी, और अब ये जो S1 S2 होंगे वो कला संबद्ध स्रोत कहलाएंगे। यानी ऐसे स्रोत जिनके बीच कलांतर नियत रहता है, समय के साथ कलांतर नहीं बदलता है, कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। कला संबद्ध स्रोत के बिना व्यतिकरण संभव नहीं है। तो ये बात हुई कला संबद्ध स्रोत की। हम बात करेंगे अगले सेशन में यंग के प्रयोग की और फ्रिंज की चौड़ाई नापकर तरंगदैर्घ्य के गणना करने की तरंगदैर्घ्य कैसे ज्ञात करेंगे। आप चैनल पर हमारे बने रहिए। अगर आपने हमारे चैनल स्टडी क्लासेस बाय अजय मेहरोत्रा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इस पर आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप उनका बेहतर लाभ लेकर अपना सिलेबस अच्छे से तैयार कर सकें। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर बने रहिए, हम आपको पूरा कंटेंट अवेलेबल कराएंगे।